और जाके पाँव न फटे भई ते का जाने पीर पराई। जब दर्द ही नहीं पता तो काम 2 दशकों में हमने चुनाव को चुनाव नहीं व्यवसायिक इकाई बना दिया। तो जब 50 करोड़ 20 करोड़ 15 करोड़ फूक के एक सामान्य सा चुनाव लड़ा जाएगा तो 25 साल 30 साल का युवा तो अपने सामान्य जिंदगी से पैसा ला नहीं सकता। उतनी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए जितनी कम से कम उनकी संख्या हो। तो वही युवा भटक जाते हैं कि वो ग्लैमर देख लेते हैं। परिवेश डिजिटल होता देश और दुनिया, इसमें जो राजनीति है वो भी अब पूरे एक नए कलेवर में है और इसमें युवाओं की भागीदारी, क्योंकि कहा जाता है कि देश का भविष्य, एक तरफ हम लोकतंत्र का ढोल पीटते हैं और दोहरा चरित्र अपनाते हुए हम गैर लोकतांत्रिक हो जाते हैं। भी कुछ कर सकता है और युवा भी कुछ कर सकता है। तो युवा ये अपने आप में बहुत नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जातिगत रहेगा, ये सिस्टम पे नहीं लागू। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक और आप बेधड़कन्यूज.com का खास कार्यक्रम 3 की टिकड़ी देख रहे हैं। और 3 की टिकड़ी का आज जो मुद्दा है वह है भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी, यानी भारतीय राजनीति में युवा। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान हैं, उनसे आपका औपचारिकता के लिए परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ मित्र प्रकाश जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे आप परिचित भलीभांति हैं। और दूसरे हमारी बाएं तरफ जो दूसरे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं इनसे भी आप भलीभांति परिचित हैं, लेकिन औपचारिकता है परिचय की तो हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ एडवोकेट प्रणव द्विवेदी हैं जो अधिवक्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे भारतीय राजनीति में युवाओं की हिस्सेदारी पर। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा की इस बार फिर से मित्र प्रकाश जी से कि मित्र प्रकाश जी, बदलता परिवेश डिजिटल होता देश और दुनिया, इसमें जो राजनीति है वो भी अब पूरे एक नए कलेवर में है और इसमें युवाओं की भागीदारी, क्योंकि कहा जाता है कि देश का भविष्य युवा है। तो युवाओं की राजनीति में क्या भागीदारी है, जहां नियम कानून बनते हैं वहां पर कितनी भागीदारी और कैसी भागीदारी है आपके हिसाब से? देखिए, युवा ही देश को आगे ले जा सकता है और जिस देश की आधी आबादी युवा हो वहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो आज हमारे देश में चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो कोशिश कर रही है कि अगर वो परिवारवाद की भी राजनीति कर रही है तो वो अपने पुत्र को आगे ले आ रही है। नहीं तो वो अगर परिवारवाद की बातें नहीं कर रही है तो वो समाज में भी एक ऐसा संदेश दे रही है कि जिससे युवा जुड़े, या वो अपना यूथ विंग बना रही है। हर पार्टी युवा को अपनी तरफ, युवा एक जाति और धर्म से बड़ा विचित्र एक नया स्कोप दिख रहा है दुनिया को कि युवा भी कुछ कर सकता है और युवा ही कुछ कर सकता है, युवा भी कुछ कर सकता है और युवा ही कुछ कर सकता है। तो युवा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये अच्छी बात भी है कि राजनीतिक भविष्य में जातिगत समीकरण और तमाम समीकरणों के अलावा अगर युवा समीकरण भी देखा जा रहा है तो ये हमारे राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। प्रणव जी, आपका क्या कहना है इस विषय पे? देखिए, आपका जो आज का विषय है भारतीय राजनीति और युवाओं की भागीदारी, जब इन दोनों को पृथक रूप से करेंगे तो राजनीति, भारत में राजनीति की महत्व क्या है? तो उसका महत्व ये है कि हमारे यहाँ सुई से लेके और सारी सामग्री तक हमारी हर जीवन के हर जरूरी पहलू को तय कहीं न कहीं राजनीति करती है, वो राजनीति के द्वारा तय होता है। और युवा, इस देश में सबसे सर्वाधिक किसी कौम की संख्या है तो युवा कौम है। हम 60% के तकरीबन पहुंच चुके हैं इस देश में आज के रेट में, तो हम सबसे ज़्यादा हैं, तो हमारी भागीदारी भी तो सबसे ज़्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए। हम सबसे ज़्यादा हैं, हम सबसे ज़्यादा गतिमान हैं, हम सबसे ज़्यादा तेज हैं, तो हमारी अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीति में भी तो भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि युवाओं की भागीदारी नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। एक नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जातिगत रहेगा, ये सिस्टम पे नहीं लागू हो पाया। नहीं, ये जातिगत नहीं, ये युवाओं पे भी आधारित होनी चाहिए। और देखिए, युवा एक और इसका युवा का दृष्टिकोण एक और भी है कि युवा फिल्म जगत में भी युवाओं की ज्यादा पैठ है, नशे वाले जगत में भी युवाओं की ज्यादा पैठ है, सड़क पे तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों में भी युवाओं की ज्यादा
पैट है, जो एंटी रोमियो में स्कॉट में जो रोमियो को खैर इस साथ सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो उसमें जो पकड़े जाते हैं उसमें भी युवाओं की ज्यादा है, चैन स्नैचिंग में भी युवाओं की तादाद ज्यादा है। तो युवा एक ऐसा समय होता है कि युवाओं को संवारना पड़ता है, ये उनके गार्जियन की एक जिम्मेदारी होती है कि युवा उस समय संवरे और वो किस दिशा में जाए। राजनीति में आते हैं तो स्वच्छ राजनीति करें तो देश को बदल देंगे, और अगर स्वच्छ राजनीति नहीं करे तो उनका युवापन कहाँ जा रहा है ये भी निर्धारित समाज ही करता है। नहीं, देखिए आपने जो उदाहरण युवाओं के बारे में बनाया, होता क्या है कि जब हम युवा होते हैं, जब हम सब युवा हैं तो हमारी गति जरूर और लोगों की अपेक्षा तेज होती है। हम बच्चों की तुलना में और बुजुर्गों की तुलना में तेज होते हैं। तो जब तेज होता है आदमी, और आपने जो बात कही वो हूँ कि संवारने वाली बात, जब हमारा मार्गदर्शन करने वाले लोग, हमको मौका देने वाले लोग, वो हमको किस तरीके का मौका दे रहे हैं, अगर हमें उचित प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है तो हम उससे सही कदम की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और हम जब नहीं उचित मार्गदर्शन में होते हैं तो हमारे कदम स्वाभाविक रूप से गलत रास्तों की तरफ भी मुड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है समाज में संवाद। संवाद किसका? युवाओं से। युवाओं का भी संवाद बहुत आवश्यक है, जितना कि हमारे अभिभावकों का युवाओं से आवश्यक है। ये आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिन युवाओं के पास अभिभावक नहीं हैं, जैसे जो युवा अनाथ हैं या जो युवा रोड साइड पे हैं, जो युवा, उनका भविष्य को लेके आप किस तरह देखते हैं? एक सवाल मेरा भी है इसमें आप दोनों लोगों से, जैसे आप तो छात्र राजनीति में एक्टिव रहे हैं और हमारा जो विषय है भारतीय राजनीति में युवाओं की हिस्सेदारी या कहाँ युवाओं की क्या स्थिति है, तो जो आपने कहा कि अभी कि हमें हमारा मार्गदर्शन समाज, अभिभावक और अन्य माध्यमों से, तो क्या जो शिक्षण संस्थानों में अभी लगातार चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, क्या ये भी एक युवाओं को पीछे ढकेल रहा है? जी जी, देखिए आपने छात्र राजनीति की बात करके दुखती रग पे हाथ रख दिया। हुआ क्या इस देश में कि राजनीति में हम रोज लोकतंत्र का ढोल पीट रहे हैं। एक तरफ हम लोकतंत्र का ढोल पीटते हैं और दोहरा चरित्र अपनाते हुए हम गैर लोकतांत्रिक भी हो जाते हैं। किसी को भी अपने खिलाफ आवाज नहीं पसंद है। आवाज उठाने में आप आजादी के पहले से इतिहास देखिए, युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। वो अपने उसूलों पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करता है। वो कहीं अगर समर्पित भी रहता है तो अगर कोई बात मुद्दे की होती है, कहीं बात इज्जत की होती है, कहीं बात स्वाभिमान की होती है, तो वो लड़ बैठता है। तो भारतीय राजनीति को सबसे ज्यादा खतरा पिछले 2-3 दशकों में अगर किसी से लगा तो युवाओं से लगा, वो छात्र राजनीति से लगा। आज बहुत से लोग सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि मैं अपने दौर में छात्र राजनीति में था, आज वो मुख्य धारा की राजनीति में अच्छे पदों पर हैं, और उन लोगों की भी भूमिका अच्छी खासी है छात्र संघों की राजनीति को खत्म करने की। छात्र संघ की राजनीति को बर्बाद कैसे किया गया? आप जब पिछला 2 दशक उठा के देखेंगे तो छात्र संघ की राजनीति में अपराधीकरण का प्रवेश राजनीति के माध्यम से ही किया गया। राजनीतिक दलों का प्रवेश कराकर ही उसमें अपराधीकरण की शुरुआत की गई, और फिर उसी को बस उसी अपराध को ही वहाँ ग्लैमराइज कर दिया गया कि कि यहाँ सबसे ज्यादा अपराध है, यहाँ सबसे ज्यादा अपराध है। और आज भी आप देखिए छात्र संघ समाप्त एक तरीके से कर ही दिया गया है, औपचारिक नहीं लेकिन अनौपचारिक ही वो समापन की कगार पे है। कहाँ छात्र संघ हो रहे हैं? हर बार 2-4 बार पहले देखिए तो घोषित करके भी चुनाव नहीं कराए गए। तो वो, लेकिन आप देखिए कि जिन मुद्दों को छात्र हितों में चाहे समाज हितों में युवा वर्ग ने उठाया है पिछले 2-3 बार से, सरकारें बैकफुट पे आई हैं। जो निर्णय जनहित में या छात्र हित में नहीं थे वो बदले गए हैं। तो इस लहर से, ललकार से हर राजनीतिक दल भयभीत है। और आप एक राजनीतिक दल बताइए जो बहुत ही मुखर होकर छात्र संघों की राजनीति कर लेता हो, जो ये स्वीकार लेता हो कि हाँ ये जरूरी है, ये भी इस देश की राजनीति के लिए बहुत ही आवश्यक है कि छात्र जिंदा दिली वाली राजनीति अर्थात छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। नहीं, एक बहुत बड़ा छात्र संगठन, मैं नाम ले लेता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो तो कहता है कि हम छात्र संघ के लिए लगातार सक्रिय हैं, लगातार हम छात्रों के लिए और युवा, खासकर युवा राजनीति के लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी के राजनीतिक दलों के विंग हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये हमेशा मानने के लिए से इनकार करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है।
हाँ, वो ये कहा जा सकता है कि वो अपने आप को कहेंगे कि हम एक पृथक संगठन है, हम उनका मात्र संगठन एक है। वो उनके साथ तो राजनीतिक हो ना हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो एक इंडिविजुअल राजनीति कर रहे हैं बिना किसी राजनीतिक दल के। हाँ, अब ये अगर उनको आप देखेंगे विचारधाराएं एक है, वो पृथक रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष का उदाहरण आप भले सेट कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप उनको ये मान सकते हैं कि पृथक रूप से सिर्फ और सिर्फ एक छात्र संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। और बाकी के राजनीतिक लोग। खैर, अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि इन सारी परिस्थितियों के बीच युवाओं की राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए सरकारें क्या कदम उठाएं, युवा क्या करें और समाज का क्या योगदान हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने एक डाटा इकट्ठा किया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए थे, तो सटीक डाटा मुझे याद नहीं है, मैं आपको कभी उपलब्ध करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टोटल जो 25 से 40 की उम्र है, जो हमारी मिनिमम एज है लड़ने की, और जहां से एक मानक माना गया है युवाओं का 40 युवा से लेकर वरिष्ठ युवा के बीच वरिष्ठ युवा और कनिष्ठ युवा और वरिष्ठ युवा, तो वो 40 तक जो एक मानक आयु चली गई, हाँ 25 से 40। तो आपको बताऊं कि कमोबेश सारे राजनीतिक दल, प्रमुख राजनीतिक दल मैं 4 की अगर बात करूं, सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, इन चारों में वो गजब का भाईचारा भाई साहब, कि वो जो बाहर दिखते हैं वो लगेगा ही नहीं कि ये चारों अलग थे। इन चारों ने जो राजनीतिक प्रत्याशी उतारे अपने 80 लोकसभा सीटों पर, सब में 1 से 2 की संख्या रही है मात्र इन 25 से 40 वालों की, और सारे लोगों ने चिल्लाया है मंचों से, अब की बार युवाओं की सरकार, हम आ रहे हैं, युवाओं पे काम कर रहे हैं। तो साहब, हमारे ऊपर बात होगी, हमारे ऊपर काम होगा, और हमारा फैसला कौन लेगा? उसमें तो कोई युवा नहीं है। और जाके पाँव न फटे बेवाई ते का जाने पीर पराई, जब दर्द ही नहीं पता तो काम कैसे होगा? तो हमारी भागीदारी तो सुनिश्चित ही करना होगा राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों की भी मजबूरी है साहब। पिछले 2 दशकों में हमने चुनाव को चुनाव नहीं, व्यवसायिक इकाई बना दिया। तो जब 50 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ फूक के एक सामान्य सा चुनाव लड़ा जाएगा, तो 25 साल, 30 साल का युवा तो अपने सामान्य जिंदगी से पैसा ला नहीं सकता है। वो तो जब भ्रष्टाचार के आकंठ में, चाहे कहीं और से व्यावसायिक रूप से जब वो पैसा पाके तृप्त हुआ रहेगा, तभी वो उतना पैसा फूक के राजनीति कर पाएगा। और ये राजनीतिक दलों से ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम युवाओं की है कि हम आगे बढ़ें, और उससे भी ज्यादा समाज की जिम्मेदारी है कि वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर के काफिले न गिने। एक व्यक्ति और जो उसका प्रत्याशी है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप किसी काम के लिए अधिवक्ता चुनने जाते हैं, वो आपका विधिक प्रतिनिधि होता है। आप किसी अधिवक्ता के बारे में क्या पता करते हैं? उसका किस तरीके की वकालत चल रही है, सामान्य आपको बात बता रहा हूं। आप उसका यही अध्ययन करते हैं? आप अपनी जाति के हिसाब से अधिवक्ता करते हैं? कभी नहीं। आपको चिकित्सकीय परामर्श लेना होता है, वो आपका स्वास्थ्य प्रतिनिधि होता है, एक चिकित्सक, डॉक्टर आपका। आप उसके हुनर के, आप उसकी दवा देने के जो उसकी एक ख्याति होती है, उसके आधार पे जाते हैं ना उसके पास। क्या आप उसके पास ये सोच के जाते हैं कि हमारे मौसा लड़का हम? आप उसके हुनर पे जाते हैं। और जब हमें अपना प्रत्याशी बनाना रहता है, हमें अपना प्रतिनिधि अपने सदनों में भेजना होता है, वहां पे हम विमुख हो जाते हैं अपने कर्तव्य से। तो हमारी जनता को सर्वप्रथम जागना होगा, और जनता में सबसे ज्यादा युवाओं को जागना होगा, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। तब हमको अपना पक्षधर, अपना पक्षकार भेजना होगा। एक सवाल आपसे, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो? देखिए, युवा जो है वो, मैंने कहा ना कि युवाओं की उम्र जो शुरुआती उम्र होती है, उसमें वो भटका रहता है। वो उसमें वो युवा भी शामिल होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों के रैलियों में जय भीम और जय समाजवाद और जय एबीवीपी या जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और उन्हीं नारों में कहीं ना कहीं वो पगड़ी बांध के खो जाते हैं। उनका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी होता है, फिर उससे वो फ्रस्ट्रेट होकर तमाम जगहों पे चले, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और उनका क्या हो, ऐसी चीजों से उन युवाओं को बचना चाहिए। अगर आपके माध्यम से जो हमारे आपके दर्शक
हजारों दर्शक सुन रहे होंगे, तो वो कम से कम इन माध्यमों से बचें कि वो इन जो चोचलेबाजी है, जो दिखावेबाजी, जैसा अभी प्रणव जी कह रहे थे कि उनका जो 80 सीटों पे एक आंकड़े निकाले जिसमें युवा ही नहीं थे, और हर नेता के पीछे जितनी गाड़ियों में बैठने वाले, रैलियों में आने वाले अधिकतर 90% लड़के और युवा ही रहते हैं। कौन 50 साल, 60 साल या 40-45 साल का उनकी उम्र का जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी उम्र का कौन उन्हें सुनने आता है? युवा ही जाते हैं। तो हालांकि युवाओं की उतनी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए जितनी कम से कम उनकी संख्या हो, तो वही युवा भटक जाते हैं कि वो ग्लैमर देख लेते हैं कि ये नेता आ रहा है, फिर उसी रैलियों में फिर उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो इससे कम से कम आपके माध्यम से सुनने वाले दर्शक और युवा बचें कि ऐसी चीज़ों, अपना एक गोल डिसाइड करें, सेट करें, उसके हिसाब से तैयारी करें, नेताओं को आदर्श माने, अपने नेताओं को आदर्श माने, उनकी लिखी हुई बातों को, उनकी किताबों को आदर्श माने, और अपने एक सटीक आइडिया से आगे बढ़ें, तब वो अपनी भागीदारी निश्चित रूप से सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए, तो इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेधड़क-न्यूज़.com का खास कार्यक्रम 3 की टिकड़ी देख रहे थे। यह प्रोग्राम हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। आपको यह प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।